जितना फास्ट जाओगे उसमें उतना रिस्क है। अभी जहाँ पे यहाँ पे 100 के स्पीड से 140 या 120 के स्पीड से जाओगे ना, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उतने हैं। लग्जरी जब आप यूज़ करते हो तब एक इकोसिस्टम, आपको उसी इकोसिस्टम में रहना ज़रूरी है। बराबर। से उतरती है, रिक्शा से उतरती है, वो रियल एलवी का बैग भी फर्स्ट कॉपी लगता है। 100%। एंड अगर कोई है जो मर्सिडीज से उतर रहा है या फिर कोई भी एक कार से उतर रहा है और वो फर्स्ट कॉपी गुची भी पहन लेना, तो भी लोग मान लेंगे अरे ये तो ये है ना, बिकॉज वो इंसान ना खुद एक ब्रांड बन चुका है। ब्रांड, परफेक्ट। रैट रेस। हाँ, इट्स अ रैट रेस। एक भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। एक बोला म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये चले म्यूचुअल फंड के पीछे। एक बोला शेयर्स अच्छा है, चले शेयर्स के पीछे। एक बोल रहा है फ्यूचर ऑप्शंस, चलो उसके पीछे। In today's episode, we have discussed completely about wealth creation, about financial planning and multiplying your finances. मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ ऐसे पॉडकास्ट देखे, ऐसे एपिसोड्स देखे, ताकि फ्यूचर के लिए वो इमेंस वेल्थ क्रिएट कर पाए। क्या आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ, रिटायर हो जाओ एट द एज ऑफ 35-40, आई मीन एट अ वेरी यंग एज? तो यस, ये पॉसिबल है आज के इस एपिसोड के बाद। हमारे पास है एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी जो हमारे गेस्ट की है। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर राजेश गवरी सर, ओनली ऑन द वायरल पार्टनर शो। वॉच टिल द एंड एंड गेन जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस लीजिए। एंजॉय द पॉडकास्ट। Welcome to the Viral Partners show, sir. So we have Mr. Rajesh Gowri sir today. I'm so glad to have you on our show. काफ़ी सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एंड सो शुरुआत से मैं आपको जानती हूँ, आपकी स्टोरी जानती हूँ, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने वो एक चाय बेचने वाले थे, वहाँ से वो पीएम बने। ही इज़ सच अ बिग इंस्पिरेशन टू एवरीवन ऑफ अस। आपकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। आपने, जहाँ तक मैं आपको इतने सालों से, मैं छोटी थी तब से मैं आपको जानती हूँ। एक टाइम था आप सब्जी बेचते थे और उसमें कोई शर्म नहीं। हाँ, क्या है उसमें? वी शुड प्राउडली ओन दैट थिंग, राइट? एंड आप एक अभी वन ऑफ द वेल नोन फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। आपने 1500 लोगों को गाइड किया है एंड खुश किया है, उनको फाइनेंशियली वो फ्रीडम दिलाई है। कैसी थी जर्नी, कैसे थे, क्या थे चैलेंजेस, कितनी पेनफुल थी, क्या फीलिंग थी, और वो गोल कैसे सेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निकिता जी। मैं निकिता बोल सकता हूँ। कैसा है कि जर्नी तो हर एक की रहती है, सवाल ही नहीं उसमें, क्योंकि हर एक के लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है। वैसे भी मेरे भी ज़िंदगी वैसे ही स्टार्ट हुई। फैमिली बड़ी होने के कारण थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, और एक वक्त था कि जिस वक्त फैमिली में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा थे कि डैडी मेरे घर पर थे, उनको अटैक आने के कारण उनको घर पे रहना पड़ा। तो उस वक्त हम लोग सोच रहे थे, मैं और माँ, इनकम तो पूरा स्टॉप हो गया था। हम लोग 3 भाई और 2 सिस्टर्स हैं, तो वो तो बाकी तो सब सीख रहे थे, मैं भी सीख रहा था। मगर फिर भी मम्मी ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे सकते। तभी हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ। तो फिर हमने स्टार्ट किया हमारा बाजी का बिज़नेस। उस टाइम पे वो पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि बाजी बेचना उस टाइम पे ईजी था, लोग ज़्यादा करके बाजियाँ लेने आते थे वगैरह। तो हम लोग बैठने लगे एक जगह पर जहाँ पे मेरा स्कूल था। स्कूल के बगल में एक गली था, उस गली में हम लोग बैठने लगे। स्कूल से छूटने के बाद मैं वहाँ पर जाता था, मम्मी को मेरे साथ में उनका हाथ बटा था उसमें। धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूल से जब बच्चे छूटते थे तो मेरे क्लास के भी थे, वो आते थे, देखते थे, अरे राजेश यहाँ पे बैठा है। तो कोई लोग हंसते थे, कोई बोलते थे अच्छा है, चल तुम मम्मी को मदद कर। मेरे दिमाग में एक फिट था कि
मेरा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था कि मम्मी को मदद करना और फैमिली को सपोर्ट करना, ये मेरे पहला बेसिक माइंड में था। तो वैसे करते करते स्कूल हो गया, 10th मैंने करवा लिया और ये भाजी का जो बिज़नेस था वो धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगा। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं रास्ते पर, हम लोग छाता लेकर बैठे थे, रास्ते पे चद्दर डाला हुआ था और उसमें भाजी रखा था और ऊपर एक छोटा सा छाता लेकर, तो पूरे दिन तो हम लोग बिकते थे। मगर धीरे धीरे लोगों ने बताया कि आप ये जगह से उठकर कहीं पे दूसरी जगह आप बैठो, एक जगह है जहाँ पे प्रॉपर लोग आएंगे और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते फिर हमने एक जगह ढूंढी, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करते करते हमने वो बिज़नेस ग्रो अप किया। और एक स्टेज ऐसा आया कि जहाँ पे मेरा वेट किया करते थे, मैं मॉर्निंग में भाजी करीबन 4 बजे जाता था लेने के लिए और 9 बजे 8 या 9 बजे के आसपास आता था। तो वो टाइम ऐसा था कि जहाँ पे भाजी लेने के लिए ऑलरेडी लोग आके बैठते थे कि अभी राजेश आएगा और हम लोग भाजी, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सा चॉइसी हूँ, मैंने हर चीज़ को ना चॉइस करना मुझे पसंद है। तो भाजी भी लेता था तो ऐसे लेता था कि जिसमें अलग हो, यानी फ्रेश हो पूरा, ऐसा खाली देना है इसके लिए नहीं देना है। तो वो मैं लेकर आता था, फिर लोग पसंद करते थे कि यस इसके पास अच्छा भाजी मिलता है। ऐसे करते करते ज़िंदगी चल रहा था आराम से। बैक ऑफ द माइंड एक चल रहा था कि इसके आगे क्या, ये तो ठीक है, इसके आगे क्या। और मैं हमेशा ना, मेरे पास आज भी मेरे पास जितने भी चाबियाँ हैं, मेरे पास एक गुच्छा हुआ करता था। सब दोस्त लोग मुझे बोलते थे कि यार इतना चाबी लेकर करता क्या है तू। मैं बोला एक दिन ऐसा होगा कि ये चाबियाँ, एक मेरे घर की होगी, घर के 4 चाबियाँ होंगी, मेरे कार की होगी, मेरी बाइक की होगी, मेरे ऑफिस की होगी, ऐसे करीबन 10 चाबियाँ मेरे पास होंगी। ये सपना है मेरा, उस वक्त मैंने वो सोचा था और वो दिन है और आज का दिन है, उससे ज़्यादा चाबियाँ मेरे पास। आपने मैनिफेस्ट कर दिया 100%। क्योंकि बैक ऑफ द, मैं हमेशा बोलता था दोस्तों को, ये मेरा लाइफ नहीं है, ये मेरा लाइफ नहीं है। मैं मम्मी को भी मेरे बोलता था कि ठीक है अभी तो यहाँ तक आ गए, मगर मेरे को ज़िंदगी में कुछ करना है। मगर बैक ऑफ द माइंड वो भी आता था कि एजुकेशन का मैं तो कैसे पॉसिबल होगा। मगर एक माइंड बोलता था नहीं होगा, आप ट्राई तो करो 100%। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता था पहले, आज भी सोचता हूँ, सोचता रहूँगा, क्योंकि वही चीज़ इंसान के हाथ में होती है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना उतना आप बनोगे। प्राइम मिनिस्टर बनने का भी सोच सकते हो, मगर कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिकल होनी बहुत ज़रूरी है। हर चाहे वो चीज़ अच्छी होती है, खाली प्रैक्टिकल सोचना इंपॉर्टेंट है। आज मेरा वो फील्ड नहीं है, मेरा जो ये क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स की मेरा फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड है फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट। तो मैं वहाँ पे कुछ कर सकता हूँ बहुत बड़ा, ये मुझे अच्छी तरह पता है। तो ये सब चीज़ें करते करते मैंने, और कैसा है, मुझे एक अच्छा लगता था कि लोगों के लाइफ में कुछ तो कंट्रीब्यूट होना चाहिए। ज़िंदगी तो वैसे ही हम लोग सब लोग जी रहे हैं, मगर ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। और ये सब चीज़ें करते करते जहाँ से मैंने भाजी का जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, और वहाँ से उसके बाद भी मैंने एक जगह पे एक फाइनेंस कंपनी में, एक छोटी फाइनेंस कंपनी, वहाँ पे मैं काम करता था। करीबन 2 से 3 साल मैंने काम किया था। और उस वक्त ना वो फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते थे उस टाइम पे, यानी करीबन मैं बोल रहा हूँ 25 साल के पहले, 30 साल पहले। तो उस टाइम पे वो पार्टीज़ भी होता था, तो ओबेरॉय में होता था, और अच्छा खासा जितने भी अच्छे होटल्स होते थे वहाँ पे होता था। मगर क्या हुआ, डे बाय डे रातों रात ये कंपनीज बंद हो गई। लोगों का पैसा ऑलरेडी ब्लॉक था और ब्लॉक ही हो गया। किस कारण मुझे भी वहाँ से ये होना पड़ा। मगर एक किस्सा मैं हमेशा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और ये कभी भूल नहीं सकता हूँ मैं। ये जब मैं इस फील्ड में यहाँ पर काम पे था, एक छोटे से फाइनेंस फर्म में, तो पहले ही मंथ में मुझे पहले ही मंथ में मुझे सैलरी मिला था। और उस समय मैंने एक घड़ी खरीदा था। उस टाइम पे उस घड़ी का कॉस्ट होगा करीबन 1000 से 1500 रुपये, और मेरा सैलरी एक अराउंड 2000 रुपये था। तो मैंने वो घड़ी खरीदा था, और बराबर सेकंड डे संडे था। संडे के दिन में मैं उस टाइम पे बहुत क्रिकेट वगैरह खेला करता था एक्चुअली।
बट संडे था तो मेरे जो मैडम थे उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक काम के लिए जाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोस्तों को बोला, क्रिकेट का मैच था तो दोपहर में था, तो मैंने उनको बोला मैं मॉर्निंग में जाके फटक से आता हूँ। घर पे भी मैंने बोला कि मैं आता हूँ करके मम्मी, तो एक थोड़ा टाइम लगेगा, मैं दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। और उस टाइम पे बस का टिकट था 2 रुपया, हार्डली एक 1.5 रुपया 2 रुपया था, उतना ही पैसा मैंने खिसे में लिया। थोड़ी मैं जहाँ पे फाइनल उस कंपनी में काम करता, मैडम थोड़ी सी ये थी तो उन्होंने उतने ही दिए थे जितने चाहिए थे। पास था ना रेलवे का, तो पास तो था मेरे पास। मैं निकला और बारिश का दिन था, बारिश का ये था, मौसम था। मैं निकला घर से निकला, मैं दादर पहुंचा। दादर में मैंने जो काम था प्लाजा के पास था तो मैंने किया और वापस मैं रिटर्न ट्रेन में आकर बैठा। उस बारिश चालू हुआ, धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगा। एक दो ट्रेन तो मैंने छोड़ दी। मैं बोला अरे इतने कर ये रश में कौन जाएगा, तो मैं बोला चलो छोड़ देते हैं। और उसके बाद एक ट्रेन आई जहाँ पे मैं बैठा दोपहर को 2 बजे। हाँ, ये 11-12 बजे के बाद तो मैं ट्रेन छोड़ता गया। ट्रेन लेट थी तो ये नहीं हो रहा था। बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2 बजे अराउंड एक ट्रेन आई और जहाँ पे मैं बैठा उस ट्रेन में बैठने के बाद 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ट्रेन निकलने का नाम नहीं ले रही। बाद में मालूम पड़ा कि पूरा ब्लॉक है आगे, पूरा बारिश की वजह से ट्रेन निकल नहीं पाएगी। ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करोगे 7 बज गए शाम के, और किसे में था 2 रुपया, ओनली 2 रुपीज़ था। अभी मुझे पूरा मेरा हालत इतना ऐसा ख़राब था कि मैं सोच रहा था अरे क्या करें अभी। तो ठीक है, थोड़ा सा डेयरिंग करके मैं 8 बजे तक मैं निकला दादर स्टेशन। उस स्टेशन से निकला, ब्रिज के ऊपर से ईस्ट में आया तो मैंने देखा ऑलरेडी यहाँ तक पानी था। तो मैं बोला ये पानी में कौन जाएगा। मैं वापस रिटर्न आके वही डिब्बे में बैठा। 9 बजे 10 बजे के बाद ऐसा टाइम था कि पानी अंदर से बहने लगा, ट्रेन के अंदर से आने लगा। और कोई ना कोई तो कोई बिस्किट खा रहा था, कोई ये खा रहा था, भूख लग रहा था अंदर से, तो आँख से पानी आने लगा। अरे बोलते ना, घर याद आने लगा। मैं बोला मम्मी डैडी पूरा फैमिली याद आने लगा। मतलब करें क्या। ऐसा करते करते रात को 11 बजे तक मैं ट्रेन में बैठा रहा, 11 बजे तक। 12 बजे मैंने सोचा नहीं अभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे तो कुछ नहीं होगा। मैं वैसे ही निकला, दादर स्टेशन आया, ऑलरेडी यहाँ तक पानी था। उसी पानी में मैं परेल तक चलते गया, परेल तक। तो जो घड़ी था मेरे ध्यान में नहीं, वो नीचे हाथ रह गया। और जो बैग था जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मैंने सर पे ले लिए थे ताकि भीगे नहीं। और एक हाथ ऐसे ही था जिसमें घड़ी था तो घड़ी, मैं परेल पहुंचा। परेल में, और रात के टाइम पे ऐसे टाइम पे पहुंचा अकेला परेल में, मैं अकेला ही चल रहा था रास्ते में। थोड़ा सा डर था कि कोई ढक्कन वगैरह खुला रहेगा तो सीधा निकल जाऊँ, मगर वो बोलते ना टचवुड, भगवान का बहुत ये था। मैं रात को एक मेरे फ्रेंड थे उसके पास पहुँचा। दूसरे दिन में हाँ एक जगह पे रुका मैं, जहाँ में बहुत सारी लाइन थी। तो एटलीस्ट घर पे तो बोलना चाहिए कि क्या करना, कहाँ पे हूँ। घर वाले तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, मोबाइल ना पेजर ना ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा घर पे तो बताना चाहिए। तो लाइन लगा के करीबन आधा घंटा तो लाइन में खड़ा रहने के बाद नंबर लगा। और जब उन्होंने पूछा, पहला पैसे लेते थे उस टाइम पे फ़ोन पे, तो मैं जब पैसा देने के लिए गया 2 रुपये का नोट, तो बोला फटा हुआ है नहीं चलेगा, वो तो पूरा बिक गया था पानी से। कुछ नहीं, वहाँ से निकला। मैं बोला अभी तो कुछ नहीं हो सकता। मैं वहाँ से निकला, एक दोस्त के पास गया, रात भर वहाँ रहा। दूसरे दिन उस टाइम पे पैसा बहुत कम हुआ करता था सबके पास। दूसरे दिन वहाँ से लेकर, दादर से लेकर चेंबूर तक मैं चलते आया क्योंकि पैसा ही नहीं था। और फिर उसके बाद एक बंदा मिला मुझे जिसने मुझे लिफ्ट दिया, यानी सब लोगों को लिफ्ट दे रहे थे वो। उसी गाड़ी में बैठ के मैं विक्रोली पहुँचा। ये ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट दिन मेरी ज़िंदगी जो मैंने देखा। मगर वो दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे ना, कुछ तकलीफ नहीं होता। प्रिपेयर्ड रहो, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो। और मैं हमेशा जिनको भी मिलता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि प्रिपेयर्ड रहना वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं सोल्यूशन है। और वही चीज़ है, आज तक बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में घड़ी, मगर मैं हमेशा सोचता हूँ कि वर्स्ट टू वर्स्ट जो हुआ था ज़िंदगी में, उससे ये ज़्यादा है क्या, नहीं है ना तो छोड़ दो। मैं ऐसे सोच के आज चलता हूँ। जब मेरा एजेंसी मैंने लिया था तो मेरा 12th नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग 12th नहीं किया था मैंने। और मैंने सोचा कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे 12th करना पड़ेगा, तो ही मैं कर पाऊँगा।
उसके बाद मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैंने 12 दिया हुआ। जो घर वाले मेरे सोच रहे थे कि अरे कैसे पॉसिबल होगा, 10 साल पहले तूने स्कूल छोड़ा, अभी तू कैसे 12 दे सकेगा। मैं बोला एवरीथिंग पॉसिबल होगा। तो उस टाइम में मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और फिर मैं 12th पास हो गया। उसके बाद मैंने ये एजेंसी ली और ये ऐसा जर्नी शुरू हुआ। एजेंसी के फर्स्ट ईयर इतना मेहनत किया, इतना मेहनत, रात को 12-1 बजे तक तो मेरे अपॉइंटमेंट चलते थे, एक भी क्लाइंट नहीं था। मैं ऐसे टाइम से निकला हूँ जहाँ पे बहुत सारा एक टाइम पे पैसा था और वो एक टाइम के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब फाइनेंस कंपनी के बाद मैं और एक कंपनी में जॉब में था जहाँ पे करीबन 12 साल मैंने जॉब किया। वहाँ पे मैं इतना कमाता था, यानी जिसका लिमिट नहीं था। इनकम उस टाइम पे 25-30 हज़ार 50 हज़ार भी कमाता था। मगर उस टाइम पे ऐसा थिंकिंग था एंजॉय करने का लाइफ, यानी एंजॉयमेंट, यानी ऐसा कभी ऐसे ही नहीं उड़ाया मैंने पैसा। मगर कहीं भी कुछ चीज़ पसंद आई ले लिया, कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है दे दिया, ऐसा मेरा दिल था। मैं लोगों के लिए ना बहुत कुछ करता था उस टाइम पे, और ये कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में एक टाइम भी आएगा। तो उसके बाद भी एक टाइम आया जब मुझे जॉब छोड़ना पड़ा किसी कारण से 12 साल बाद। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरा जस्ट मैरिड हुआ था, मैं 1 साल पहले मैरिड हुआ था और मेरी मिसेस ड्यू थी। तो ड्यू थी तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने 2 महीने तो फैमिली को बताया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है, कि वो लोग स्ट्रेस में आ जाते थे, शादी के बाद कैसे जॉब छोड़ सकता है। तो फिर मैंने बोला नहीं बताना। फिर 2 महीने के बाद मैंने मिसेस को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो भी शौक हो गई कि अभी कैसे चलेगा करके। बोला ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं। और वो ड्यू थी, तो जिस दिन मुझे उसको घर के पास में एक बीएमसी हॉस्पिटल था, मेरे बेटे का जन्म बीएमसी हॉस्पिटल में हुआ। तो उस हॉस्पिटल में जब मैं लेके गया था उसको, तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा क्रिटिकल है, इनको साइन हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। फिर वहाँ से मैंने टैक्सी किया और मैं सीधा पहुँचा साइन हॉस्पिटल में। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम पे मैंने शेयर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट किया था जब मैं जॉब में था। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे 25 साल पहले, यानी 20 साल पहले पकड़ो आप, 20 नहीं सॉरी, ये 15 साल का एक किस्सा होगा कि जिस टाइम पे मेरा बेटा जस्ट बॉर्न होने वाला था। तो उस टाइम पे वो 1 लाख के जो शेयर्स थे मेरे पास, उसका वैल्यू क्या होगा, आपको क्या लगता है कितना होगा, कितना होना चाहिए? 1 लाख के शेयर्स थे, उसका कितना वैल्यू होना चाहिए? एक साल भर रखे थे मैंने। अच्छा खासा, मतलब अच्छा परसेंटेज में प्रॉफिट आना चाहिए उसका। बराबर, शेयर्स यानी प्रॉफिट यानी नॉर्मली प्रॉफिट होता है। 1 लाख के शेयर का प्राइस था 10,000 रुपया, 10,000। और ये 10,000 मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, वो विड्रॉ करने पड़े लॉस में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं वो 10,000 मैंने विड्रॉ कर ले, और ये 10,000 तो वो सब डिलीवरी वगैरह के टाइम पे मैंने यूज़ कर ली। वापस ज़ीरो, बैक टू ज़ीरो। अभी इसके बाद मैंने चलो नया मेरा काम स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे कुछ कारण से घर भी मेरा थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मेरा डोंबोली में फ्लैट था, तो अभी हर घर में वैसे ही होता है ना कि सास बहू ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हर घर में होती है। मगर मैंने सोचा कि नहीं, वो थोड़ा सा अलग रहेंगे तो थोड़ा सा रिलेशन बना रहेगा, तो मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। और मैं वहाँ से फिर डोंबोली शिफ्ट हुआ। तो डोंबोली शिफ्ट हुआ ना, उसके बाद मेरा विक्रोली आना जाना होता था। एक दिन कुछ कारण से मुझे रात को 12 बजे निकलना पड़ा, और मेरा बेटा था 2 साल का, बराबर 2 नहीं 2-2.5 साल का होगा। और मुझे रात को 12 बजे में निकला, थोड़ा सा गुस्सा था तो फैमिली के साथ, तो निकला मैं। और वही टाइम था, ठंड का महीना था। मैं, मेरी मिसेस और मेरा बेटे को पीछे बैठा था, और दोनों साइड जो बाइक के दोनों साइड बैग, उसमें मिसेस और मैं। रात को 12 बजे जब मैं निकला तो मेरे आँख से आंसू आने लगे कि मेरा बेटा इतने ठंड में मैं लेके जा रहा हूँ। इतना बुरा लगा था मुझे ज़िंदगी में उस दिन। और जैसे मैं डोंबोली पहुँचा, मैंने उसको बोला मैं कार लूँगा। मेरे पास कार भी नहीं था उस टाइम पे, और कार आता भी नहीं था। मैं बोला नहीं, कार लूँगा। मेरे को इतना रोना आया ना कि वो ठंड से ये हो रहा था। घर पे जाने के बाद ना वो ऐसे ही पूरा ये हुआ था, पूरा सिकुड़ गया था एक्चुअली।
उस दिन मैंने सोचा नहीं, ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। फिर मैं वापस विक्रोली आया। मैंने एक दोस्त थे, उनको बोला कि मुझे एक कार लेनी है। तो बोला तुझे कार चलानी आती? मैं नहीं आती। तो बोला फिर? बोला तू कार ले, मुझे कार खरीदना है। फिर हमारी एक एजेंट थे, उन्होंने बोला मुझे मारुति 800, उस टाइम पे यानी 12 साल पहले का 13 साल पहले का बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मारुति 800 मैंने ले ली उनके पास से सेकेंड हैंड में। अभी सेकेंड हैंड में ली तो चलाना कैसा है। फिर मैंने एक ड्राइविंग स्कूल, मैंने पहले कार ली, फिर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया मैंने। कार मेरे घर पे खड़ी थी और मैंने ड्राइविंग स्कूल 11 दिन में सीखने वाला मैं एक ही लड़का हूँ पूरे उस ट्रेनिंग सेंटर में। जो ट्रेनिंग स्कूल था हमारा, 11 दिन में मैं सीखा था गाड़ी। क्योंकि जब डिज़ायर होते हैं ना, डिज़ायर होते हैं तो हर चीज़ इजीली आ जाती है। वो डिज़ायर इतना अंदर से था ना कि इम्पॉसिबल, यानी मुझे कोई भी बात, तो आप कुछ भी कर लेते, कुछ भी कर सकते। जिसके लिए 22 दिन सीखना, 22 दिन लगाने पड़ते हैं, 22 दिन सीखना पड़ता है लगातार, उसके वो मैंने 11 दिन में सीखा। अभी नेक्स्ट चैलेंज था कि गाड़ी चलाना। डर तो था, 4 लोगों में से निकलना है, पूरा मार्केट में से निकलना है। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे कोल्हापुर जाना था। मैंने एक जो ब्रिज रहता ना, ब्रिज के ऊपर मैंने ऊपर नीचे किया था करीब 25 बार हमारे ब्रिज के ऊपर। क्योंकि मुझे पता था खंडाला घाट जो था उस टाइम पे थोड़ा सा ये था, उतना ब्रॉड नहीं था वो। तो मैं बोला घाट में अगर अटक गया, गाड़ी ऐसे चलाना तो पता है ऐसा, मगर जब ऐसे चलता है गाड़ी और रुकता है ट्रैफिक में, पीछे आता है, वो कैसे करने का। उसके लिए मैंने 25 बार वो मेरे ब्रिज के ऊपर, आज भी मेरे बेटे को जाते हुए बोलता हूँ, ये ब्रिज पे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। और यहाँ से मैं जो लेके गया कोल्हापुर, और कोल्हापुर से जो वापस आ गया, मैं सीख गया था। सो आपकी ये जो इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी है, तो मैं चाहती हूँ हमारे ऑडियंस के लिए आप जो, क्योंकि काफ़ी यूथ जो ओवरनाइट रिच बनना चाहता है, ओके, मतलब उनमें ना पेशेंस नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के, उन्हें क्विक मनी चाहिए। एक तो इजी मनी चाहिए, दूसरा क्विक मनी चाहिए। तो ओवरनाइट पैसे बनाने के चक्कर में लोग क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं? क्या इसके ऊपर ना एक सिंपल, पहले एक फार्मूला, एक स्टोरी टाइप बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, समझो यहाँ से आपको पुणे जाना है, ओके, पुणे जाना है और आपके पास 3 घंटे हैं। कौन से स्पीड से जाओगे आप? 3 घंटे में पुणे पहुँचना है, फास्ट 3 घंटे में पहुँचना है पुणे। एक्चुअली पुणे 2 घंटे में पहुँच सकते हैं ना। हाँ, तो 3 घंटे में पहुँचना है, 3 घंटा है आपके पास, स्लो जाओगे ना, स्लो स्टडी। कितने की स्पीड से जाओगे आप? 50-60 सेफ स्पीड, ओके। वही आपको 2 घंटे में पहुंचना है तो 80-100, ओके। और 1 घंटे में पहुंचना है तो फिर किसी को उड़ाकर जाना है या फिर खुद उड़कर जाना है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है। कैसा है? जितना फास्ट जाओगे उसमें उतना रिस्क है। ये जनरेशन को मुझे यही बताना है कि आप जितना फास्ट सोचोगे ना, पहुंच नहीं पाओगे और लॉस ज़्यादा होगा। ओके, उसमें रिस्क ज़्यादा है। अभी जहाँ पे यहाँ पे 100 के स्पीड से 140 या 120 के स्पीड से जाओगे ना, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उतने हैं। मैं बोलता हूँ स्लो जाओ। यंग जनरेशन, और कैसा ना, यंग जनरेशन को मुझे और एक बताना है कि यहाँ पे एक भाग रहा है तो सब पीछे भाग रहे हैं। रैट रेस। हाँ, इट्स अ रैट रेस। एक भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। एक बोला म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये चले म्यूचुअल फंड के पीछे। एक बोला शेयर्स अच्छा है, चले शेयर्स के पीछे। एक बोल रहा है फ्यूचर ऑप्शंस, चलो उसके पीछे। अरे विदाउट हैविंग नॉलेज। और कैसा लगता है आज के, यानी ऐसा नहीं है, जनरेशन बहुत स्मार्ट है। मैं जनरेशन को ऐसे नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे जो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, जिनको पता है कि कैसे करना है। हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बाद ऐसे नहीं ना बोलते कि मुझे येलो गोली दो, मुझे रेड गोली दो, बराबर ना। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि कौन सा गोली देना चाहिए। मुझे येलो पसंद है, इसके लिए मैं येलो। डॉक्टर को पता है आपको, आप आपका बीमारी बताओ। ऐसे ही मेडिएटर ज़रूरी है इसमें। ये जो यंग जनरेशन के लिए मैं बताऊंगा, आप मेडिएटर रखो, क्योंकि मेडिएटर अगर आप रखोगे, प्रॉपर गाइड करेगा आपको। एक कंसल्टेंट चाहिए। हाँ, फोकस रहोगे आप, डाइवर्ट नहीं होगा आपका माइंड। आपका माइंड क्लियर होगा कि हमको क्या करना है। बराबर। हम लोग बोलते हैं अभी एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैं कस्टमर को बोलता हूँ आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो बताओ, उसको कैसे ग्रोथ करना मेरा काम है। आप उसके बारे में मत सोचो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आजकल ये इंस्टाग्राम हो, रील्स हो, इसके ऊपर ये सब देखकर सब लोग को लगता है कि मुझे
बहुत कुछ पता है इस चीज़ में, पता है, मगर उसमें डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें होती है। आज भी स्टार हर जगह स्टार होता है, कोई भी इसमें म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, स्टार होता है। इनके पास बस सुपरफिशियल नॉलेज है और सरफेस नॉलेज है जिस बेसिस पर वो पैसा डालकर डूब जाते हैं। जैसे और एक एग्जांपल, आप लग्जरी जब आप यूज़ करते हो तब एक इकोसिस्टम, आपको उसी इकोसिस्टम में रहना ज़रूरी है। बराबर। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने LV का बैग लिया। ओके। नो ऑफेंड टू एनी, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनी ब्रांड, एनी लग्जरी ब्रांड आई एम सेइंग। उसकी सैलरी है 50,000। ओके। उसने अपने पैसे बचाए और 1.5 लाख का बैग लिया। बराबर। अब उसने स्पेंड उतना किया 3 times व्हाट शी इज़ अर्निंग, बट ट्रैवल करती है वो बस से, ट्रेन से और रिक्शा से। नो ऑफेंस टू एनीवन्स फाइनेंशियल स्टेटस, परफेक्ट। बट जब वो बस से उतरती है, रिक्शा से उतरती है, वो रियल LV का बैग भी फर्स्ट कॉपी लगता है। 100%। एंड अगर कोई है जो मर्सिडीज से उतर रहा है या फिर कोई भी एक कार से उतर रहा है बराबर। और वो फर्स्ट कॉपी गुची भी पहन लेना, तो भी लोग मान लेंगे अरे ये तो ये है ना, बिकॉज वो इंसान ना खुद एक ब्रांड बन चुका है। ब्रांड, परफेक्ट। वो ब्रांड पहने ना पहने, वो खुद एक ब्रांड ब्रांड बन चुका है। बराबर। तो मैं मानती हूँ कि आप अगर लग्जरी यूज़ कर रहे हो तो आप एक इकोसिस्टम में, आप पहले वो इकोसिस्टम क्रिएट करो अपने इर्द गिर्द, वो सर्कल में जाओ, तब वो लग्जरी आप लोग आपको सच मानेंगे, लोग आपको बिलीव करेंगे। तो जो लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन्वेस्ट, पैसे गवाते हैं इन चीज़ों में जबकि उनकी वो कैपेसिटी अभी नहीं है, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? क्या है, क्या करना चाहिए उन लोगों ने? सिंपल है, फ्यूचर में ना आज आप बचाओगे नहीं ना तो लास्ट में कुछ बचेगा भी नहीं, ये सिंपल है। कैसा ना, ये लोग जो है ना, अगर आज नहीं बचा पाएंगे तो फ्यूचर में कुछ बचेगा भी नहीं। सिंपल है, पैसे का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। आज से 25 साल के बाद समझो 1 करोड़ रुपया वो होगा, तो आज का उसका करंट वैल्यू क्या है, ये कभी सोचा है क्या आपने? उसका करंट वैल्यू 20 साल का अगर 1 करोड़ है तो आज का वो करीबन 30 लाख, बराबर। और ये पैसे का वैल्यू आप अगर आज नहीं समझोगे, आज ये पैसा सेव नहीं करोगे, तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा उसके लिए, बराबर। और ये सब चीज़ें जो है, जैसे घड़ी है, वॉच है, ये सब चीज़ें तो मिलते रहेंगी, बराबर। ये कभी भी आप कर सकते हो, मगर 100 रुपया आप कमा रहे हो तो उसमें से 20 रुपया पहला सेविंग में जाना चाहिए। सेविंग का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि अगर आप जो कुछ इनकम कमा रहे हो उसमें से जो 50% है आपका, 50% आपका नीड्स में जाना चाहिए, 30% आपका वांट्स में जाना चाहिए, और जो बचा हुआ 20% है वो आपका सेविंग में जाना चाहिए। 50-30-20 रूल। 20 एक्चुअली ये जो रूल है ये हर सभी को लागू होता है। ये कहाँ पे भी आप अगर देखोगे, कहीं पे भी ये सिंपल रूल है, ये फार्मूला, और जिन्होंने भी ये फॉलो किया है वो आज हाईली सक्सेसफुल है और फाइनेंशियली स्टेबल है, बराबर। सो मेरा तो ये कहना है इनको सबको कि आप पैसा इसी सिस्टम से बचाओ, यानी पैसा उसी सिस्टम से पैसे को एक ये दो, रास्ता दो। ओके, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। आपकी सैलरी हो, आपका बिजनेस हो, जो भी हो, जो भी आपको इनकम आ रही है उसको 50-30 एंड 20 ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं। इससे मुझे याद आया, मेरे नाना जी ने उस टाइम पर जब वो यंग थे, उस टाइम पर उन्होंने MRF के शेयर्स लिए थे, टाटा के शेयर्स लिए थे। अब क्या प्राइस हो गई है, वो जब उनके ग्रैंड डॉटर्स एंजॉय कर रहे हैं वो मनी, बराबर, एंड ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, नो डाउट। बट ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। आज की जनरेशन का ऐसे हो गया कि नहीं, कल किसने देखा, मैं आज में जी लूँ। लेकिन दिस इज गोना बी रियली वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। मिलेनियल्स लाइक वी जो 90s किड्स थे, मिलेनियल्स तक ये स्टॉप हुआ, मतलब हमारी सोच वहाँ तक हो गई। इसके बाद आगे की सोच है ना, इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, परफेक्टली क्विक मनी, इजी मनी, शॉर्ट टर्म, दूर का सोचना ही नहीं है। ये तो सब चीज़ें ना ये होनी है, क्योंकि वो जो दिमाग में जो चल रहा है ना, कैसा रहता है, हम लोग किस पे ये करते हैं, हम लोग आज जो यंग जनरेशन के माइंड में ये सब चीज़ें हैं ना, ये किसने भरी है, ये कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होगा,
ये स्टार्ट हुआ एक जो चल रहा है ना मॉल टाइप, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन की वजह से माइंड में बैठते चला गया है। ये ऑनलाइन से पहले बाहर निकलना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो आगे जाके इसका भी कॉस्ट देना है आपको। आजकल अभी AI देखो आप, AI आया हुआ है, तो AI जब से आया हुआ है, 10 सेकंड आप कोई मोबाइल पे एक चीज़ देखते हो, शूज़ देखते हो, 10 सेकंड में वो पढ़ लेता है कि आपको क्या चाहिए। इतने सारे पॉपअप आने स्टार्ट हो जाएंगे ना आपको मोबाइल में, एक स्टेज पे आके तो इंसान बोल देता है अरे यार ज़रूरत नहीं, फिर भी ले लेता है। जैसे आज जो आप बोल रहे थे वैसे ही, ज़रूरत नहीं है मगर 10वीं बार सोचता है आदमी की ले लेते हैं ना, वैसे भी पड़ा हुआ है और इतने में मिल रहा है, ले लेते हैं। ज़रूरत नहीं है फिर भी ले सेल के चक्कर में, सेल हो, सेल तो बात की बात है, यहाँ पे ब्रेन के साथ खेल रहे हैं आपके। ये हैमरिंग हो रहा है, साइकोलॉजी गेम है ये साइकोलॉजी गेम, और आगे जाके ये बढ़ने वाला है। और मैं बोलता हूँ ऑफलाइन शॉपिंग ऑलवेज बेटर था, चॉइस था। कपड़ा लेना है तो कपड़े का क्वालिटी पता चलता था, आजकल कपड़े का क्वालिटी भी नहीं पता चलता। हम लोग ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं, घर पे आ जाता है, फिर पता चलता है अरे कपड़ा ये, फिर उसमें भी आप अपना जो यंग जनरेशन अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन बैठ के फिर उसको एक रिफंड का प्रोसेस, रिप्लेसमेंट का प्रोसेस, ये सब प्रोसेस में आपका 1-1 घंटा 2-2 घंटा जा रहा है। वो एक आधा घंटा मैं बोल रहा हूँ आप हेल्थ के लिए दो, मेडिटेशन के लिए दो, ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। चीज़ सीखने के लिए दो। हाँ, मेडिटेशन, मैं बोलता हूँ आज के जनरेशन को ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन में। ये शांत होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा। आप 10 मिनट, हाँ आप 5 मिनट शांत बैठ के देखो ना, बीपी सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप माइंड को शांत तो करो, और ये सब चीज़ें कभी होंगी ना, ये ऑनलाइन से बाहर निकलेंगे ना तब भी होगी। जैसे इन लोग ना एक फोमो में अटके पड़े हैं। हाँ। अब मी बीइंग बिलोंगिंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये लोगों में है। जैसे किसी का प्रोजेक्ट आ गया, किसी का मूवी आ गया, तो अरे बाप रे, मतलब मेरा नहीं आ रहा, मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रहा हूँ या रह रही हूँ। इस चक्कर में वो अपना बचा कुचा पैसा लगाकर कुछ तो एक प्रोजेक्ट बना देंगे। मतलब ये जो फोमो है इन एवरी इंडस्ट्री, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। ये फोमो के चक्कर में अपने फाइनेंसेस खो बैठते हैं लोग। एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एडवाइस करें एक वेरी क्रूशियल टॉपिक पर, दैट इज़ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, बिकॉज आजकल हेल्थ की कोई गारंटी नहीं है, लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, बट जब कुछ बड़ी चीज़ होती है, बड़ा कोई डिसीज़ होता है या फिर एनी बिग इमरजेंसी, कोविड ऑल्सो वॉज अ बिग इमरजेंसी राइट, उस टाइम पर लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता, पीपल एंड अप डूइंग लाइक कमिटिंग सुसाइड्स। सो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि वो रखे भी उस जगह पर जहाँ से इजीली कुछ मोह माया के चक्कर में उठा ना ले लोग, निकाल ना ले। एंड वो इमरजेंसी फंड कैसे बिल्डअप करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 30,000 है या 50,000 है, एनी सैलरी, उसमें से अब कितना इमरजेंसी फंड हर किसी के पास मिनिमम होना चाहिए। कैसा है ना, इमरजेंसी फंड यानी क्या है कि आपको जब भी ज़रूरत लगेगा तभी वो आपके हाथों में चाहिए। ओके, अभी बाकी सब इन्वेस्टमेंट देते हैं, जैसे बैंक हो, इमरजेंसी फंड में क्या आता है, बैंक, उसके बाद म्यूचुअल फंड भी इमरजेंसी फंड में नहीं आता, उसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे लिक्विड फंड, वो इमरजेंसी फंड में आता है, जब भी आपको ज़रूरत लगे विड्रॉ कर लो। तीसरा, आप आरडीज, बैंक में ही आरडी करके ऑप्शन होता है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये सॉरी कुठला इमर्जन्सी फंड ना, ब्रेक होईल ना, कट होईल ना, ओके। इमरजेंसी फंड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर मैं आपको ना एक सीधा तरीका बताता हूँ, सीधा सिंपल तरीका, ज़्यादा रिटर्न्स, क्योंकि इसमें रिटर्न्स देखना नहीं है। मैं बोलूँगा आप बैंक एफडी में रखो। ओके, बैंक एफडी में रख सकते हो, म्यूचुअल फंड में लिक्विड ऑप्शन में रख सकते हो। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा आपको, आप हंसोगे अरे ऐसे कैसे। मैंने 5-6 बॉक्सेस बनाए हैं जहाँ पे मैं हर महीना कुछ फंड्स डालता हूँ, हर बॉक्सेस में। यस, ओल्ड वे, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट ना, अभी कैसे पुराने कॉन्सेप्ट नए जनरेशन अडॉप्ट कर रही है, वैसे ये पुराना कॉन्सेप्ट है, मगर ये एकदम परफेक्ट है। पुराने ज़माने में जो हमारे डैडी मम्मी थे, वो कोई भी यानी इस्त्री किए हुए कपड़ों में 100-200 चावल के डिब्बे में
ऐसे पैसे बचा के रखते तो उसी वजह से सेविंग हुआ करता था। अभी कैसे आज बैंक में भी जब से कुछ बैंक बंद हुए हैं, जैसे पीएमसी हो या तो और कुछ बैंक, तो यहाँ पे भी रखने के लिए लोगों को डर लगता है ना। मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए रखा था एक बैंक में, हाँ, बंद हो गया। तो मैंने उनको बोला, वो मुझे बोले राजेश भाई मेरा 1 करोड़ अटका हुआ है। मैं बोला सर आपने रखा क्यों? तो बोलते नहीं वो संडे को भी बैंक चालू होता है। अरे ये क्या लॉजिक है, क्या लोगों का सोच है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप एक अमाउंट रख रहे हो ना, तो आपको डिसाइड करना है कि वहाँ पे सेफ्टी हो। और सेफ्टी के हिसाब से देखो आरबीआई ने नॉर्म सबको सेम रखे हुए हैं कि पहले उस टाइम पे जब पहला बैंक का ये हुआ था, उस टाइम पे लिमिट था 1 लाख का। जब मैं लोगों को बताया करता था कि 1 लाख का ही लिमिट है, उसके ऊपर आपका अमाउंट सेफ नहीं है। आरबीआई ओनली 1 लाख का गारंटी लेते हैं आपके पैसों का। आज के डेट में वो 5 लाख हुआ है। 5 लाख के ऊपर का भी पैसे का गारंटी नहीं है। ओके, एज पर गवर्नमेंट जो रूल्स है उस हिसाब से आरबीआई ने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया हुआ है कि ये 5 लाख तो हम आपके रिटर्न करेंगे। हमें मेरा यही कहना है, अब बैंक में रखो पैसा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ साथ ये आप पुराना जो रास्ता है ना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप करके देखो ना, एक साल भर में एक आप जो इनकम लाते हो, आप महीने का 10,000 रुपये घर पे आता है आपके, तो उसमें से मैं बोलता हूँ 5% डालो आप, 5% डालो, या 1-1 टका 2-2 टका 5 बॉक्स में डालो आप, तो ये हो गया इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड एक्चुअल जो होना चाहिए, जो स्मार्ट वे से सोचते हैं कि नहीं ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट वे से जो सोचते हैं उनको 1 साल का बफर इनकम, 1 साल का जो मंथली इनकम है उनका, वो बफर रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एक बंदा 30,000 रुपये महीना कमा रहा है तो साल का 1 लाख यानी 3 लाख रुपया 3 लाख कमा रहा है, मगर मैं बोल रहा हूँ 3 लाख नहीं रखना है। उनका जो मंथली एक्सपेंस है उसमें से समझो 15,000 रुपये एक्सपेंस है, तो वो हुआ 1,80,000, उतना बफर में रखना है। यानी बाई चांस कल कुछ ऊपर नीचे होता है तो 1,80,000 में एटलीस्ट 1 साल तक घर तो चलेगा। कोविड जैसी कंडीशन, हाँ कंडीशन आई तो 1 साल भर वो बंदा, यानी घर वाले तो सफ़र नहीं होंगे, लाइफस्टाइल सफ़र नहीं होगा, तो उसके वजह से आप मेंटली फ्री रहते हो और आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, आप सोच सकते हो ठंडे दिमाग से। आज के डेट में मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरा जो साल का इनकम है उसमें से जो मेरा एक्सपेंस है मैं पहले बाजू में रखूँ, ताकि कुछ प्रॉब्लम, बिजनेस है, अप एंड डाउन्स आते हैं, तभी मैं घर पे मेरे मिसेस को दे दूंगा कि बाबा ये आपको पूरा साल का है, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तभी मेरा ये माइंड मुझे आउटपुट देना स्टार्ट करेगा, मुझे रास्ता दिखाएगा कि बाकी कैसे करना है, किस हिसाब से ट्रैक करना है। सो मैं यही रास्ता बताऊंगा, द ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल वे। यानी ये कॉन्सेप्ट जब आप करोगे ना, आप महीना भर या साल भर करो और फिर मुझे आप बताओ उसका इम्पैक्ट कितना है। आप ज़्यादा खुश रहोगे, जो बैंक में रखा है उससे अच्छा ये आपको लगेगा, क्योंकि बैंक में कैसा ना, बैंक को आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। आखिर में यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, मगर ये हाथ डाला निकाल लिया पैसा परफेक्टली, मगर ये जल्दी ख़त्म होने के चांसेस भी उतने ही है। हर चीज़ को, हर इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिसिप्लिन से करते हो कोई भी चीज़ तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा ज़िंदगी में, फाइनेंस का एटलीस्ट। नाउ कमिंग टू द सिबिल स्कोर एंड क्रेडिट कार्ड्स, उसका जो एक रिलेशन है। अब मैं अपनी कंडीशन बताऊंगी, मेरी सिचुएशन बताऊंगी। जब मैं एक लोन के लिए गई थी बैंक के पास, हाउसिंग लोन के लिए, सो माई सिबिल स्कोर वॉज -1। दैट डजेंट मीन कि आई एम बैड इन पेइंग, आई पे ऑल माई ड्यूज ऑन टाइम, बट मैंने कभी ज़िंदगी में लोन लिया ही नहीं था, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी टच वुड लोन लेने की, तो मेरा स्कोर ही नहीं था। और ना ही मैंने कभी क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए हैं। आई हैव ऑलवेज स्पेंट ट्रेडिशनली, ओल्ड स्कूल वे, एंड आई हैव ऑलवेज सेव्ड ऑल्सो ओल्ड स्कूल वे। इसीलिए मैं वो रिलेट कर पाई, आपने जो कहा कि घर पे डब्बे में सेव करो। तो मेरा सिबिल स्कोर नहीं था सही, तो मुझे लोन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर एड ऑन्स कराने पड़े, दूसरे डॉक्यूमेंट्स ऐड कराने पड़े, लेकिन उसके बाद मैंने कभी लोन लिया नहीं, और मैंने जैसे कहा कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। बट फिर मुझे पता चला कि आपका सिबिल स्कोर अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्रेडिट कार्ड लेकर, आप वैसे भी टाइम पर पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड ले लो और उसको टाइम पे पेमेंट करते करते, और क्रेडिट कार्ड के 40% लिमिट आप यूज़ करो और उसको टाइमली पे करो। उससे आपका
सिबिल स्कोर बढ़ेगा 100%। और आपको लोन आगे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मिलने में आसानी होगी। परफेक्ट। सो क्रेडिट कार्ड कैसे चुने, ऑन व्हाट फैक्टर्स कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड चुनना है? क्योंकि पर्सनली मेरा मूवी जाना, डाइनिंग आउट ज़्यादा होता है तो मैं वो ऑफर्स देखती हूँ, पर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पर एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चुने? और ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में थोड़ा, और रिलेटेड टू सिबिल स्कोर, ये रिलेशन के बारे में कुछ बताएं। निकिता, आपने जो बताया ना, मैं उससे थोड़ा सा उल्टा बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा थिंकिंग है, मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं कस्टमर को भी बोलता हूँ कि ये लायबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड है ना, लायबिलिटी है, एडिक्शन है। एडिक्शन है। क्योंकि ये कैसा है ना, ये आपको एक आदत लगवाता है कि आप ज़रूरत नहीं होते हुए भी खर्चा करते हो आप, बराबर। जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं वो भी खरीदा जाता है बिकॉज ऑफ है ना, पैसा पड़ा हुआ है। आज के जनरेशन का मैंने देखा है, आज के जनरेशन का इनकम 1 लाख है, खर्चा 1.5 लाख रुपया है। कैसा? जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें से भी 50,000 रुपये अगले महीने के सैलरी का स्वैप कर रहे हो आप, परफेक्टली। इनकम से ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर, हाँ, यानी 1 लाख रुपया आपको आईफोन लेना है, 1.5 लाख का आईफोन है, ये मंथ का सैलरी आएगा ही आपको, मगर आपने कार्ड से स्वैप कर लिया 1.5 लाख रुपया, तो आपने क्या किया, 1 लाख का ये महीने का तो दे दोगे आप, अगले महीने का जो 1 लाख आने वाला है उसमें से भी 50,000 रुपये आपने ऑलरेडी स्वाइप कर दिया ज़रूरत न होने पर। यानी एक्सेस आपका जो फ्यूचर इनकम है उसको भी आप विड्रॉ कर रहे हो। तो ये मुझे तो लगता है क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। सो शुड आई सरेंडर माय कार्ड्स? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, कार्ड्स होने चाहिए, राइट। क्योंकि कार्ड्स ये कैसा ना, एक सब्स्टिट्यूट है ज़रूरत लगने पर, इमरजेंसी के वक्त, इमरजेंसी जो इमरजेंसी के वक्त में काम में आए। आप कार्ड अगर किसी में रहेगा तो स्वैप करते ही रहोगे आप, हाँ। बराबर। गलत है, क्योंकि आखिर में आपको आप 30% करो, 40% पेमेंट करो या कितना भी करो, इंटरेस्ट तो लगने वाला है बॉस। हाँ, अगर आप 50 दिन के अंदर करने वाले रहोगे, उतने आप डिसिप्लिन हो कि मैं वो बंदा हूँ जो 15 दिन में पेमेंट करवा दूंगा, तो आप कर सकते हो। नो, सो आई वाज यूजिंग माय क्रेडिट कार्ड क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेकर 10 दिन में भी पेमेंट कर दूंगी। परफेक्ट। आई वाज यूजिंग इट टू इंक्रीज माय सिबिल स्कोर। सो और अगर इफ नॉट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मुझे क्रेडिट पे लेने की जरूरत नहीं है चीज, बराबर, बट हर किसी के वो कंडीशन नहीं होती। Perfect. तो उनके लिए आप जैसे कह रहे हो एकदम टोटली, आई वाज जस्ट डूइंग इट टू इंक्रीज माय सिबिल स्कोर। तो मैं क्रेडिट उठाकर 10-15 दिन में पे कर दूँ तो मेरा सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज आई एम पेइंग ऑन टाइम। सो इफ नॉट क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज द अदर वे जिससे हम सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं? सिविल स्कोर बढ़ाने का और एक तरीका मैं बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता कि बहुत सारे तरीके हैं, मगर एक जो तरीका है, आप अपने जो कुछ लोन्स लेते हो, छोटे मोटे लोन, जो प्राइवेट लोन हो या पर्सनल लोन हो या तो फिर बाइक का लोन हो, कार का लोन हो, ये टाइम टू टाइम भरो आप, बस। दूसरा चीज़, आप बैंक में से ना, मैं बोलता हूँ आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, आप चेक से एंट्री करो, चेक दो सामने वाले को, उसको भी सिबिल स्कोर में गिना जाता है। चेक देना ज़रूरी है। चेक आपके अकाउंट से, अगर मैं बोलता हूँ, मैं मेरे स्टाफ को सैलरी देता हूँ, अगर मैं चेक से देता हूँ, वो सिबिल में ऐड हो सकता है। ओके, बहुत ज़रूरी है, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है आपको, तो आप अकाउंट से आपका ये चालू करो। आप अकाउंट से आपको जो कुछ ट्रांजेक्शन करने वो अकाउंट से चालू करो। आप चेक दो, ऑनलाइन मत करो। अगेन द ट्रेडिशनल वे। हाँ, ट्रेडिशनल, बैक टू दोज ओल्ड डेज। यस, बिकॉज ये सब चीज़ें है ना, अभी कैसा है ना, आज के डेट में बहुत, और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आज के डेट में किसी को साइन करने के लिए बोलता हूँ ना, तो साइन भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं जो बैंक में किया था। हाँ, और बैंक में आप जाकर अगर वही साइन के लिए पूछोगे, इट्स नॉट इजी कि वो आपको साइन इमीडिएटली बता दे, इतना इजी नहीं है वो। बैंक मैनेजर के पास जाओ, आधा घंटा बैठो, टोकन आएगा तब उठो, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं बोलता हूँ हर महीने में जो कुछ, या तो आप किराना बिल देते हो, ऑनलाइन मत करो आप, क्योंकि ये यूपीआई की वजह से ना आपके खर्चे पे आपका कंट्रोल नहीं रहा, किसी का कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आप जीपे का स्टेटमेंट निकाल के देखोगे, आपको चक्कर आ जाएंगे, गारंटी है मेरा। जो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है आप ठीक करो। एक मैं जो अपने व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा,
एक मंथ के लिए आप ऐसे करो, एक प्लान करो कि जिसमें एक स्टेटमेंट निकालो आप, आपका जीपे का, फ़ोनपे का या कोई भी, और उसमें से वो उसमें देखो, टिक करो आप कि ये चीज़ का ज़रूरत नहीं था फिर भी मैंने लिया हुआ है। तो ऐसे कितने सारी चीज़ें निकलेंगी और जिनका कॉस्ट आपके माइंड को हिला देगा 101%। That happened with me. I'll tell you. स्विगी, हाँ जेप्टो, जोमेटो, तीनों चीज़ें हैं मेरे पास। मैंने बस एक खोल कर देखा 1 महीने में, जबकि आई बिलीव इन घर का खाना। हाँ बट जस्ट बिकॉज आप खोलते हो एंड दैट लुक्स सो डिलीशियस, आई एंडेड अप गेनिंग वेट एंड मंथली मैंने जस्ट 1 मंथ ऐसे ही खोल के देखा, स्विगी 70,000 उड़ गया है। वही बाद में मुझे समझ आया, मैं आई शुड हैव इन्वेस्टेड घर का खाना खाकर विच इज़ हेल्दी। सो 100% यूपीआई में ना टिरिन ये जो वॉइस आती है, इससे आपके पैसे धनाधन उड़ते हैं। वो उसके वजह से ना एक माइंड सेट अलग हो गया है लोगों का, और जो गलत है। मैं बोल रहा हूँ आज के यूथ को मैं बोलूँगा कि ये जो ऑनलाइन है ना, पहले ऑनलाइन से बाहर निकलो, ऑनलाइन करो आप, ऐसे नहीं, मगर एक डिसाइड कर लो इतना अमाउंट के ऊपर मैं ये नहीं करूँगा। जैसे मैंने बोला था 50%, 30%, 20%। जो 30% का कॉन्सेप्ट है ना, नीड्स का नहीं, वांट्स का, जो वांट्स का है वो बहुत ज़रूरी है। वांट्स का जिस दिन आप मीनिंग समझोगे कि वांट्स एक्चुअल क्या है, ज़रूरत है मगर उतनी ज़रूरत है क्या जिसकी वजह से मेरा काम नहीं चल सकता या चल सकता है नहीं चल सकता, तो ही आप वांट्स में डाल सकते हो, या तो फिर वो पैसा खर्चा मत करो आप। क्योंकि आज जो बचाओगे, ये जो जनरेशन, मैं स्पेशली यंग जनरेशन को इसके लिए बता रहा हूँ, आगे जाके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि आपका जो इनकम लाइफस्टाइल का आदत हो गया है, आज आपको लाइफस्टाइल का आदत है 1 लाख कमाते हैं, आईटी में है 1 लाख कमाते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 खर्चा होता है। ऐसे करते करते आज जिस बंदे का सैलरी 1 लाख रुपए, आज से बराबर एक 15 साल के बाद, समझो 30 साल का लड़का है, 15 साल के बाद उसका इनकम कितना होगा, 2 लाख एंड उसके अबो, बराबर एक लाइफस्टाइल का आदत लग गया। अगर उसके कंपनी ने कल से बोला कि आपको नहीं आना है, प्राइवेट में तो वही होता है, और वही होने वाला है। ये तो आगे जाके बहुत ज़्यादा होने वाला है। जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है ना, जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उनको बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, और मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये जनरेशन को कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो अगर 45 के बाद उनको बोला कल से नहीं आना है, तो आप क्या करोगे? आपका माइंडसेट क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके अगर कैसा है, हम लोग का जो जनरेशन है जो आज 50s या 60s में है, वो कैसे मेंटली स्टेबल है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनको पता है कि अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इससे काम चला लेंगे। मगर जब ये जो जनरेशन है जो आ रहा है, उनको एक आदत लग गई ना उस स्टैंडर्ड की, तो वो नीचे नहीं आ सकते। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष है ये जो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड का। और आगे जाके सेम जैसे आज मैं देखता हूँ कि 25 साल का जो बंदा है वो एक कंपनी में लगता है, 25-30 हज़ार रुपये पगार मिल रहा है, मगर उसको ये पता नहीं वो उसका पगार ले रहा है जो, यानी अभी जैसे कोविड में, मैं पूरा क्लियर बताता हूँ इसमें, कोविड में क्या हुआ, कंपनीज को पता चल गया था कि आउटपुट उतना नहीं आ रहा है, इनकम ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसमें से बहुत सारे अच्छे कंपनी जो चल रहे थे उन्होंने भी अपना सब काम करवा लिया, स्टाफ को निकाल दिया, कि उनको पता था जिसको मैं 1 लाख सैलरी दे रहा हूँ जिस बंदे को, वो सेम काम पीछे से आने वाला जो जनरेशन है, जो 25 साल का लड़का है, MBA किया हुआ, 20,000 में कर रहा है, 15,000 में कर रहा है। अगर वो 15,000 से काम करते 1 लाख पे पहुँचा, उसके साथ भी वही होने वाला है। वो 2 लाख कमाएगा ना, तो पीछे से आने वाला जनरेशन 15,000 में काम करेगा, क्योंकि ये जो जनरेशन है उनको काम चाहिए, सैलरी का उनको कुछ लेना देना नहीं। बोलते घर पे नहीं बैठना चाहिए, मेरा खर्चा निकल जाए बस। और इसी दिक्कत में आगे जाके बहुत सारी तकलीफ होने वाली। मैं तो बोलता हूँ हर जनरेशन को ये प्लानिंग करना चाहिए, 45 के बाद मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे कितना पैसा चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये पूछो, मेरे सब क्लाइंट को मैं बोलता हूँ ऐसा प्लान करो 45 में 1-2 करोड़ रुपये आना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको कैसे आना चाहिए, क्योंकि ये कैसा क्वालिटी इनकम है आपका, ये क्वालिटी इनकम बढ़ेगा और ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये जनरेशन ये इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है, एक तो आपका एज कम है,
ओके, इनकम जो सोर्स है वो बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। और आगे जाके एक जो बड़ा अमाउंट चाहिए ना, उसके लिए प्लान बहुत ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है मुझे बताओ ना? अंबानी। रिटायर्ड लोगों के पास है। या रिटायर्ड लोगों के पास है। और यंग जनरेशन के पास क्या है? EMI ओनली। EMI। ये समझो आप इस बात को। यदि जनरेशन को मैं ये बताऊंगा कि जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने पैसा कैसे बनाया, उसी के लिए आज वेल्दी हैं। अगर आप EMI पे कम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ज़िंदगी भी EMI पे ही चलेगी। इट्स टू इम्पॉसिबल कि सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपको। और आगे जाके पैसे का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोला। आज आपको आज आपको 1 करोड़ का जो आज 1 करोड़ जो लग रहा है, आज से 20 साल के बाद 15 साल के बाद सेम लाइफस्टाइल 5 करोड़ में रखना पड़ेगा, तभी होगा। अभी ये फिगर्स में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे? आप देखो, ये सब गूगल हो, ChatGPT हो, कोई भी हो, वहाँ पे ये सब कैलकुलेटर्स है। देखो फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है। और लोग आज 1 लाख इनकम कमाने वाला खाली 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर 2 लाख रुपया कमा रहे हो आप, तो आपका महीने का 25,000 रुपया सेविंग में रखना चाहिए। तो जो 15 साल के बाद आपका जो आज का लाइफस्टाइल है वो आप जी पाओगे। और ये जो टैक्स है ना, वो टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा होगा उस वक्त पर। यानी आज प्राइवेट जो जितने भी कंट्रीज़ बाकी ये है पूरा कंट्रीज़ है, वहाँ पे 50-60% टैक्स है, इनकम टैक्स। इंडिया में कुछ लोगों की कृपा से बोल सकते हैं हम 30% पे तो है। ये 50% होगा तो क्या करोगे आप फिर? और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आगे के इसमें कि जिसमें कुछ टैक्स ऐसे भी आने वाले हैं जिसमें से और दिक्कत होने वाली है। और ये ऐसी बढ़ने वाली है कि उसका कोई ये नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। आज मैं हमारे ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, हमारे व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि आपको अगर 45 की एज में रिटायर होना है या फिर 1-2 करोड़ आपको ऐसे ही आपके पैसे से पैसे बनते हैं, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, सो सर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एक अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है? क्या है सिबिल स्कोर का सिंपल रेंज जो है वो 750 to 900। ओके, 750 के अबो है और 900 के आसपास है। 900 750 to 900 ये एक्चुअल सिबिल जो अच्छा माना जाता है। उनको लोन के बारे में कभी यानी लोन में कभी दिक्कत नहीं आती। उनको कंपनीज ऑफर यानी बैंक ऑफर करते हैं और अच्छा खासा। जहाँ पे क्या होता है कि आपका चॉइस है, आप बोल सकते हो कि मैं ये इंटरेस्ट चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। यस। और ठीक है ना, यानी कैसा है, जितना आप सिबिल स्कोर अच्छा रखोगे, आपने आपके ट्रांजैक्शन अच्छे रखे हैं तो सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। मैं बोलूँगा गारंटर मत रहो मोस्टली, क्योंकि गारंटर रहने से भी बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। हमारा सिबिल स्कोर कितना भी अच्छा रहे, मगर अगर गारंटर रहते और सामने वाला अगर प्रॉपर टाइम पे उसने पेड नहीं किया है तो वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर पे होगा। देन कमिंग टू लोन्स। ओके, लोन्स लेते वक्त कैसे नेगोशिएट करना चाहिए? ओके, एंड कैसे, मतलब ऑन व्हाट फैक्टर्स लोन चूज़ करना चाहिए? लोन के लिए वो बैंक या वो कंपनी चूज़ करनी चाहिए। कैसा है, अभी लोन बोला तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि लोन यानी लायबिलिटी, लोन क्रेडिट कार्ड एक ही कैटेगरी में गिनता हूँ मैं बोलता हूँ मत लो ना लोन, आप प्लान करो ना। हर चीज़ के लिए प्लान करना ज़रूरी है ना। आप अभी कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है तो बोलते हैं कि हमारा ये प्लान है, कि हमारा एक गोल है, एक 3 साल या समझो 5 साल में मुझे एक अमाउंट चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं वो प्लान करके देता हूँ कि आप विदाउट लोन भी कर सकते हो। लोन क्यों नहीं? अभी कुछ व्यूअर्स को ऐसे लगेगा कि आप लोन क्यों नहीं लेने के लिए बोल रहे हो। अभी कैसा है ना, लोन यानी एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, समझो आप 50 लाख का प्रॉपर्टी लेते हो। 50 लाख का प्रॉपर्टी 20 साल के लिए लिया, तो आपने पेड कितने किए? 50 लाख के प्रॉपर्टी को आपने 1 करोड़ रुपए दिया। प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या हुआ आपका?
अप्रिशिएट होके भी कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा नहीं है ना। आजकल लोग बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लिया है, मैं उनको बोलता हूँ आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट लोन के साथ देखो। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो 50 लाख का लोन लेते हैं, उसको EMI 50,000 भरते हैं और रेंट पे देते हैं 7,000 में, 10,000 में। मतलब ये लॉजिक क्या है? अपना खुद का प्रॉपर्टी जिसके लिए मैं 50,000 रुपये भर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी में मैं ही दूसरे को 10,000 में एंजॉय करने के लिए दे रहा हूँ। तो लोन लेने से बेटर है आप रेंट पे जाओ। बेस्ट ना। और वो मनी यू इन्वेस्ट समवेयर, जिससे वो मल्टीप्लाई होता रहे। 100%। और कैसा रहता है मैं आपको बताऊंगा। एक प्रॉपर्टी है, समझो एक प्रॉपर्टी आपको लेना है, तो आप जब भी आपके पास लमसम अमाउंट होता है ना, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। राइट। आपको अगर प्रॉपर्टी लेना है, अगर आप यंग हो 25 साल 30 साल के लिए, 35 साल, मैं बोलता हूँ 45 ईयर्स तक के भी हो, तो मैं बोलता हूँ 5 साल रुको, 5 साल में मैं आपका घर का पूरा अमाउंट निकाल के दे सकता हूँ। 101%। जिस हिसाब से मैं सेविंग बोल रहा हूँ आपको, उस हिसाब से आप अलग से निकालो। 5 साल में आपका लोन फ्री घर होगा, लोन फ्री घर होगा। क्योंकि कैसा है ना कि 50 लाख रुपया बचा रहा हूँ मैं आपका, 50 लाख। आज 1 करोड़ के नीचे कहीं पे फ्लैट नहीं मिलता। फिर 1 करोड़ का अगर घर लोगे और 1 करोड़ का लोन लोगे तो 2 करोड़ भरना है ना। अगर मैं आपको 1 करोड़ बचा के दूँ तो आप मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आप 4 साल वेट कर सकते हो। अगर वेट कर सकते हो तो 4 साल में 1 करोड़ रुपया बचा रहा हूँ मैं आपका, जो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा ना। तो मैं बोलता हूँ लोन क्यों ले रहे हो? लोन तो ऐसे नहीं, मैंने भी खुद लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और मैंने नहीं लिया हुआ है। मगर मेरा प्लान अलग था, मेरे कुछ स्ट्रक्चर अलग है, हर एक के अलग होते हैं स्ट्रक्चर्स, कि मुझे कुछ बाकी खर्चे हैं, उसके लिए मुझे वो सब करना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग। मगर 4 साल में पेड हो, इसका प्लानिंग ऑलरेडी कर दिया मैंने। और उसका 50% मैंने ले ली भी, यानी कवर अप भी कर लिया। सो ईजी है। मैं बोलता हूँ लोन के इसमें ना, और लोन आखिर में लोन होता है, और 10 साल के अंदर वो पूरा इंटरेस्ट उनका जो कुछ है वो निकाल लेते हैं, कुछ रखते नहीं है। और 10 साल के बाद आप जो भरना स्टार्ट करते हो वो रहता है प्रिंसिपल। लोग जागते हैं 10 साल के बाद। अभी मेरे कितने भी क्लाइंट्स मेरे पास बोलते हैं कि सर अभी 12 साल हो गए, अभी भर देते हैं वो जो कुछ बचा हुआ है। मैं बोला सर अभी भरना है ही क्या उसमें, क्योंकि अभी प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो चला गया, अभी आपका प्रिंसिपल ही बचा है, उसको भी आप पेड कर दोगे, पॉइंट नहीं है, उसमें टैक्स तो बच रहा है आपका थोड़ा बहुत, वो तो बचाओ आप। तो मेरा ये सजेशन है कि लोन आप लो, जब भी ज़रूरत है लोन लेना ही चाहिए। मगर उसके EMI के लिए ना, ये लोन को जितने जल्दी हो सके आने वाले 5 साल के अंदर रिपे करने का एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो। आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए आइडिया निकालो। या तो कोई प्रॉपर आपका कंसल्टेंट हो तो उसके साथ आप बैठो, वो आपको अच्छा गाइड करेगा। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, मगर एक मेरा और एक आपका यहाँ के जो व्यूअर्स हैं उनको सजेशन है कि म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो, अप एंड डाउन्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्डिंग्स है ना, ये इनका जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। जो लोग बोलते हैं कि मैं 5 साल के बाद म्यूचुअल फंड में इतना करके इतना ले लूँगा, थोड़ा सा सोच समझ के डालिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना ही चाहिए, पूरा एक ही बकेट में मत डालो, मेरा ये कहना है। थोड़ा 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 रिस्क डिवाइड कीजिए। हाँ, जैसे कैसा रहता है ना कि ये मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसा है। हमको दाल पसंद है, हाँ, इसके लिए थाली में दाल लेके मैं नहीं खाता ना, उसके साथ थोड़ा सा चावल, अचार, पापड़, ये सब होना चाहिए। इससे होता है खाना, एक प्लेट बनता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल वे में बताने की ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ सिंपल वे से समझो आप। एक थाली है जिसमें सब खाना है, वो खाना पूरा खाना भरने के बाद एक थाली बनती है जिसको हम खाना बोलते हैं ना, जेवण बोलते हैं। ओके, वैसे इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस, थोड़ा सा मेडिक्लेम, और थोड़ा सा FDs, थोड़ा सा RDs, ये सब होना चाहिए, तब होता है प्लानिंग। और एक चीज़ जो मैंने बोला, घर का डब्बा जिसमें आप हर महीना पिगी बैंक, वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर करेंगे ना, तो शांति से रात को डेफिनेटली शांति से हो जाएंगे, इतना गारंटी देता हूँ मैं, 101%। मगर ये चीज़ें करने के लिए ना एक बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ पे मेडिएटर की बहुत ज़रूरत है। आज लोग खुद डॉक्टर कोई खुद को इंजेक्शन नहीं लेता ना, वो भी किसी
डॉक्टर के पास ही जाता है। वैसे ही है, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है तो अच्छे से अच्छे एडवाइज़र पढ़े, गो टू द एक्सपर्ट। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छे एडवाइस कर सकते हैं, आपका मनी ग्रो करके दे सकते हैं। ट्रस्ट रखो उनके ऊपर, और वो जैसे फॉलो करते ना, आप भले कितना ही, और मैं व्यूअर्स को और ये भी बताना चाहूँगा, आप कितना भी रील्स देख लो या इंस्टाग्राम देख लो, मगर आपके कंसल्टेंट जो आपको बता रहा है वही सही है, और उसको ही आप कंटिन्यू करो। राइट। मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी बहुत कम एज में। इफ़ यू कांट बाय ट्वाइस, डोंट गो फॉर इट। बाय अ थिंग ओनली इफ़ यू कैन बाय इट ट्वाइस। गाड़ी लेनी है, आज मेरी गाड़ी 30 लाख की है, अगर तुम्हारे पास 60 लाख है तो वो गाड़ी ले लो। परफेक्ट। ताकि, क्योंकि खरीदना तो आसान है, Maintain मेंटेन करना करना पड़ता। मुश्किल है, तो उस कॉस्ट की डबल कॉस्ट ना हो ना, तब तक वो मत खरीदो। 100%। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे नहीं कि पैसे ही कम है उसमें से आप एक्सपेंडिचर इतना 10 टाइम्स बढ़ा रखो। बराबर। सो हाँ, मैं और एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल ये आपने जो टॉपिक निकाला रील्स का, कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक कंटेंट क्रिएटर बनना है करके लोग उठकर फाइनेंस पे रील्स बना देते हैं। नॉट एवरीवन, कुछ एक्सपर्ट्स भी है, बट कुछ लोग हैं जो लोगों को फाइनेंस पे रील्स बनाते हैं, उनकी रील्स वायरल जाती है, पता नहीं कौन सा एल्गोरिदम उनके फेवर में चलता है। उसके बाद लोग, कुछ लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो उन्हें फॉलो करते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले लेते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? कैसा ना, ये रील्स जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पर इसमें कुछ चीज़ें ना, अभी क्या हो रहा है, सब मिक्सअप हो गया। अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ से जो जिससे कुछ लेना ले सकते थे उसको इग्नोर किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ ये कुछ रील्स जो बीच में लोग बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाली आप आपके फॉलोअर्स बनाने के लिए अगर कोई रील्स बनाते हो, कोई बोलता है ऐसे बैठो, वही बोलते, दूसरा बोलता है ऐसे बैठो। हर एक का कॉन्सेप्ट अलग है, हर एक अलग बता रहा है, तो इसमें क्या है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्या सही क्या गलत। मैं आज भी बोलता हूँ कि ये सब रील्स है ना, ये पूरा फॉर्मेट है ना, ये टोटली गलत है मुझे लग रहा है। क्योंकि पहला कैसा फेसबुक था, फिर फेसबुक के बाद व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम रील्स थे, उसके बाद ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब कुछ ना कुछ तो अलग लेकर आ रहे हैं, और जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं और अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। आपको ये क्या बोलते हैं उसको, आपको प्रॉपर वे में लेके नहीं जा रहे हैं। सॉरी, ब्रेक करते हैं। हाँ, तो ये कैसा ना कि ये सब कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे आप क्या कर रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं था। मेरा सिंपल थिंकिंग है, जिसको आप फॉलो करते हो, अगर आप किसी को सच में फॉलो करते हो तो उसका डिग्री देखो, कितने साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं 25 साल से कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर भी आज पहली बार बैठा हूँ यहाँ पर। क्योंकि कैसा है ना, ये सब चीज़ें करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, तब हम लोगों को बता सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये करो ये नहीं करो। यस आज 1,500 क्लाइंट्स है मेरे पास, तभी मुझे लगता है कि यस मैंने परफेक्टली प्लान आउट किया हुआ है, हर लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है, कि बाकी मेरे क्लाइंट्स को कुछ अच्छा एडवाइस किया हुआ है। सो ये कॉन्फिडेंस आने के बाद ही हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, और तभी कोई आपको सुनता है, या तो फिर आप किसी को बता सकते हो। लास्टली, एक सही फाइनेंशियल कंसल्टेंट कैसे ढूंढे, क्या फैक्टर्स चेक करें? जैसे आपने कहा कि डिग्रीज चेक करनी चाहिए, एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए, ये ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिस बेसिस पर एक मामूली इंसान, एक कॉमन मैन, एक अपना अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट चूज़ कर सकता है? ओके, कैसा है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट अगर ढूंढना है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही होना चाहिए। आजकल मैंने, यानी आप अगर देखोगे, समझो आपका डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, उसके डिस्पेंसरी के बाहर अगर उन्होंने आइसक्रीम का पार्लर, आइसक्रीम बेचना स्टार्ट कर दिया, आप जाओगे उनके पास? नहीं। क्यों? जो डॉक्टर काम वो वही करे, ऐसा ना, तो वही होना चाहिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम। यानी फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो होना चाहिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग ही दे। फिर क्या हो जाता है कि वो योगा क्लास भी चला रहा है, फिर वो मेडिटेशन भी सिखा रहा है, वो ये भी सिखा रहा है, वैसे नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानर जो होते हैं, कुछ तो सर्टिफाइड प्लानर होते हैं,
CFP जिनको बोलते हैं, आप उनके पास से लो। या जिनको अच्छा नॉलेज हो, 20 साल 25 साल का नॉलेज हो, जिन्होंने कुछ अच्छे यानी एक कस्टमर बेस हो जिनके पास, आप उनके पास से ले सकते हो। और जो उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो। राइट। जैसे आज मैं लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी करता हूँ और फुल टाइम करता हूँ। फुल टाइम करता हूँ, मैं पार्ट टाइम नहीं करता। फुल टाइम मेरा काम यही है कि मैं लोगों को गाइड करूँ। ओके, तो वैसे ही आपको करना है बस। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डिग्री होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, हम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। राइट। क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। हम एक डॉक्टर को भी ढूंढते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टर अच्छा हो, पुराना हो, जिसके पास डिग्री हो और पूरा कितने साल से वो बहुत सालों का उसके पास एक्सपीरियंस हो बस। वैसे ही, और ये एक प्रोफेशन है। अभी कैसे ना, पहले डॉक्टर्स हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे। ओके, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उसके बाद इंजीनियर्स वगैरह। वैसे भी अभी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी एक इंडिविजुअल प्रोफेशन है वो। हाँ, ये भी आजकल एक ज़रूरत है। राइट। जो एक ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी की ज़रूरत है। राइट। क्योंकि आजकल लोगों को सब नॉलेज देने वाले मिलते हैं, मगर फाइनेंशियल नॉलेज देने वाले बहुत कम मिलते हैं। राइट। और मैं बोलता हूँ, वो जो आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलता है, आपको उसका ही सुनना है बस। आज नहीं तो वो कल, क्योंकि वो हमेशा आपका ही भला सोचे। राइट। बाकी कोई वो सब आपके पैसे, सब आपके पास से लेने बैठे। फाइनेंशियल कंसल्टेंट देने बैठा है। आप जितना ले सकते हो उसके बाद से लो। आप कोई भी प्रोफेशन देखो और ये प्रोफेशन देखो, यहाँ का बंदा खुद का प्रॉफिट कम, आपका प्रॉफिट ज़्यादा सोचेगा। सो मेरा सजेशन तो ये है, इसी हिसाब से काम करो। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, मोस्ट वेलकम, एंड नॉलेज। इतनी नॉलेज दी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड मैं चाहती हूँ लोगों को अच्छी विजडम मिले और वो अच्छे लोगों से कंसल्ट करें 100%। एंड अगेन, आपसे, आपकी स्टोरी से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर एक भी इंसान इंस्पायर हो जाता है ना, 100%, तो ये आज के दिन सक्सेसफुल हो। यस 100%। थैंक यू सो मच, इट वाज सो गुड टू Most हैव यू ऑन आवर शो। Thank you. एंड मैं चाहती हूँ ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, ताकि हम पार्ट 2 लाए, क्योंकि हम अगर पार्ट 2 लाते हैं तो ज़रूर मैं जानना चाहूँगी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड SIPs, म्यूचुअल फंड्स, बराबर। तो मैं चाहती हूँ ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, ताकि हम पार्ट 2 के लिए आपको इनवाइट कर पाए। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू।